बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और हम खुशामदीद कहेंगे। मिनी बजट फाइनली पास हो गया और मंजूर हो गया। अपोजिशन को एक बहुत बड़ा धचका लगा, मगर उसके बावजूद मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के लिए मुख्तलिफ पैंतरे भी अपना रही है। कभी लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करती है अपोजिशन, कभी तहरीके अदम एतमाद की बात करती है और कभी तो कप्तान के खिलाड़ियों के अपने साथ मिल जाने के हवाले से बहुत बातें कर रही है। सवाल यह है कि ये एक आसाब शिकन जंग है, इसका फाते कौन रहेगा? ये हारून साहब से हम तज्जिया लेंगे। इसके साथ साथ मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा कर दिया गया है, इसका मकसद क्या है और क्या इस पॉलिसी पर अमल भी हो सकेगा, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि मुल्क के अंदर यूरिया खाद के बहरान के हवाले से और कोरोना की जो 5वीं लहर है वो कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके ऊपर भी बात कर सके। सबसे पहले हारून साहब, मिनी बजट आप तो पहले ही कह चुके थे कि हो जाएगा, मगर अपोजिशन के अंदर इतना दम क्या अभी भी मौजूद है? ये किस भरोसे पर यह बात कर रही थी कि मिनी बजट को मंजूर नहीं होने दिया जाएगा? वो जो मोहतरमा मरीम नवाज़ ने कहा ना कि हर तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, वो तरीका ये था कि इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त की जाएगी और वो अपना को हलीफ़ों से कहेंगे, पीटीआई के हलीफ़ों से, और 20, 25, 30 आदमी उनके तोड़ेंगे पीटीआई के और उसके नतीजे में हो जाएगा। ये इंटॉक्सिकेशन जो होती है पावर के, इकबाल ने कहा था, करती है मलूकियत आसार जुनून पैदा। तो मलूकियत की ख्वाहिश भी आसार जुनून पैदा करती है। तो ये उसी पे इन्हसार था। तो आपसे अर्ज़ किया था कि ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर, उनसे मशवरा किए बग़ैर ये फ़ैसला किया गया हो। तो इस्टेब्लिशमेंट इस स्टेज पे मुल्क को क्यों डिस्टेबलाइज़ करना चाहेगी? तो ये था सारा खेल। और जो आपने कहा कि बेयकीनी पैदा की जाए, ये नफसियाती जंग है। इसमें अब वो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये आखिरी साल है। भाई आखिरी साल का, अगले साल तो इलेक्शन है। अगर दिसंबर में जाके फ़र्ज कीजिए कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए अक्टूबर या नवंबर में, तो क्या हुआ, 6 महीने पहले इलेक्शन से क्या फ़ायदा होगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये कोशिश कामयाब होगी। सड़कों पर वो निकाल नहीं सके और उनके लोग तोड़ नहीं सके। जहांगीर तरीन की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। हलीफों ने तो देखिए, मैंने आपसे कहा था सौदेबाजी करेंगे और कुछ मुतालबात मनवा लेंगे। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में सियासतदानों से उन्होंने मुलाकातें की हैं और ये कहा जा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है वो, जब तक सियासी असबियत पैदा ना हो। वो इमरान खान साहब को 18 साल लग गए, 20 साल लग गए, और पीपल्स पार्टी जो है वो 40 साल से चली आती है। ठीक है, वो महदूद हो गई और वो, लेकिन ये 40-45 साल लगे तो महदूद हुई ना। और नून लीग में कोई वो नहीं हो सका, यानी उसमें कमज़ोरी नहीं आ सकी। बस्ती पंजाब उसका गढ़ है और उसके वोट उसी तरह मौजूद हैं, उसके लोग भी नहीं तोड़े जा सके। तो मेरा ख्याल है कि वो पार्टी तो मुश्किल है बनाना जहांगीर तरीन साहब के लिए, लेकिन वो फैसला कुन किरदार ज़रूर अदा कर सकते हैं किसी मरहले पर। ठीक है, चलिए, आपने ये एक मुख्तसर तस्वीर तो सियासत की रख दी। हारून साहब, मैं कोशिश करूंगी कि इस तस्वीर के हर पहलू का एक अलग से तरीके से सवाल आपसे करूं। अच्छा, आपने इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की बात की, आपने कहा मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि किसी भी तरीके से हुकूमत को घर भेजा जाए और सबको पता है वो ये बात कर रही हैं। क्या हमारे रियासती इदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि इमरान खान को या मौजूदा हुकूमत को घर भेज दिया जाए? वो ये चाहते हैं कि इमरान खान पे दबाव रखा जाए। बाद लोग रियासती इदारों में ऐसे हैं। उसकी वजह यह है कि वो समझा ये जाता है कि ऐसी हुकूमत ही कामयाब हो सकती है जिसके अमेरिका के साथ भी खुशगवार ताल्लुकात हों, यानी चीन के साथ गहरे ताल्लुकात हों, मगर अमेरिका के ख़िलाफ़ जो बेबाकाना बयानात उन्होंने दिए हैं, जो बाद लोगों के ख्याल में गैर मोहतात तर्ज अमल है, तो वो ऐसा वज़ीर आज़म हो जो अमेरिका जिस पर नाखुश ना हो। अमेरिका बहुत सख्त नाखुश है खान साहब से, तो ये है उसकी वजह। ठीक है, आपने जहांगीर तरीन के हवाले से भी हारून साहब बात की। आपने कहा कि ठीक है, पार्टी तो वो नहीं बनाएंगे, मगर हारून साहब वो पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह से आपने बताया, काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। इससे पहले वो नून लीगी लीडरों से भी मिले, चाहे वो साद रफ़ीकी साहबजादी की शादी के मौके पर मिले, मगर वो इशारा दे चुके हैं कि मैं अपने जहाज़ का रुख मोड़ सकता हूँ और कभी भी मुड़ सकता है।
नहीं, वो तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। काफ़ी लोग यानी MKM से और काफ लीग से ज़्यादा लोग उनके साथ हैं, लेकिन कोई अभी आसार ऐसे नज़र नहीं आते। अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, उधर कोरोना की अगली लहर का खदशा है, तो अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, महंगाई और बढ़ेगी और कौमी सलामती के लिए और ख़तरात पैदा होंगे। ये देखिए ना अदम इस्तेहकाम के कितने खौफनाक नताइज निकल रहे हैं। यूरिया खाद जो है वो ज़ख़ीरा उस अंदोज़ी उसकी कर ली गई, हालांकि बहुत थी पैदावार उसकी। तो इस तरह के और अफसोसनाक वाक़यात हो सकते हैं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई तब्दीली होगी। तब्दीली के कोई आसार नहीं है। ये एक नफसियाती माहौल पैदा किया जाता है। हर बार ये लगता है कि बस अब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी या कम अज़ कम उसका इम्कान पैदा हो गया है, लेकिन हर बार हम अर्ज़ करते हैं कि नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ। द पार्टी इज़ नॉट ओवर। तो मेरा ये ख्याल है, ज़्यादा इम्कान ये है कि ये 20 और 23 में इलेक्शन ही होंगे। हुकूमत अनपॉपुलर हो गई है, वैसे महंगाई की वजह से अनपॉपुलर हो गई है, बेरोज़गारी की वजह से अनपॉपुलर हो गई है, बैड गवर्नेंस की बदहुकूमती की वजह से अनपॉपुलर हो गई है। लेकिन उस अनपॉपुलैरिटी के नतायज अगर कोई निकलेंगे तो 20 और 23 में निकलेंगे, अभी नहीं। ठीक है, लेकिन बिटवीन द इलेक्शंस वोटर अहम नहीं होता। देखा, बल्दियाती इलेक्शन हुए पख्तूनख्वा में, तो इलेक्शन था ना, वो इलेक्शन में जो गेन कर सकती थी अपोजिशन, उसने गेन कर लिया, वो भी एक पार्टी ने। तो वो इलेक्शन ही में नतीजा निकलेगा, मेरा ख्याल है, ज़्यादा इम्कान ही है। ये बात तो आपकी सही है अरुण साहब कि अनपॉपुलर हो गई है तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत, मगर रोज़ाना की बुनियाद पर ये तमाम वज़रा बैठते हैं और आवाम को ये दुहाइयाँ देते हैं कि जनाब हम पे भी प्रेशर है, IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है, उसी की वजह से सख्त शराइत हैं, उसी की वजह से महंगाई है, उसी की वजह से आवाम के ऊपर पूरा दबाव है। नहीं, ठीक है, मजबूरी है, कोई भी होता तो जाता, लेकिन नौबत यहाँ तक आई क्यों? 3 साल में आपने कोई बेहतरी नहीं की है, ना इकॉनमी में बेहतरी हुई, ना ज़राअत में हुई, ना इंडस्ट्रियल पैदावार अगरचे बढ़ी है, मगर इतनी नहीं बढ़ी है कि आप क्राइसिस से निकल जाएं। और आपको कर्ज लेने पड़ रहे हैं। खान साहब ने खुद कहा कि उसके कौमी सलामती तक पे असरात होते हैं। महंगाई तो रह गई अलग, कौमी सलामती तक पे असरात होते हैं। और जब ये हर दूसरे तीसरे महीने बिजली की कीमत अब बढ़ती जाएगी, अगर अव्वल तो हर माह बढ़ेगी, लेकिन हर दूसरे तीसरे महीने बढ़ेगी, पेट्रोल की हर माह बढ़ेगी, जो इनका उनसे पैमान है, तो जाहिर है कि वो लोग इन बारीकियों को तो नहीं समझते कि पिछली हुकूमतों का क्या है और इस हुकूमत का कितना अमल दखल है। बहरहाल इनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, सही, और पिछली हुकूमतों की भी अच्छी नहीं थी। जिस मुल्क में हालत ये हो कि दोनों बड़ी पार्टियों के लीडर अरबपति बन गए हों इक़्तिदार में आने की वजह से, और उनकी दौलत में सैकड़ों गुना इजाफा हो गया हो, सैकड़ों % नहीं, सैकड़ों गुना इजाफा हो गया हो, और जहां मौजूदा हुकूमत की हालत ये हो कि यानी नालायक से नालायक आदमी को ओहदा सौंपा जाएगा, किसी कॉम्पिटेंट आदमी को मनसब नहीं सौंपा जाएगा, तो ज़ाहिर है खराबी तो होगी ही। सही, ठीक है। अदम इस्तेहकाम किसी सूरत नहीं होना चाहिए, खासतौर पे इन हालात में हारून साहब, जबकि हमारा दुश्मन भी सरहदों की तरफ बढ़ रहा है। आप मुझे ये बताइएगा कि पार्लियामेंट के अंदर क्या तरीके अदम एतमाद लाई जा सकेगी? अब मिनी बजट में तो इनको मुंह की खानी पड़ी है अपोजिशन को, वहां पर क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि हुकूमत को डरा तो रहे हैं कि हम तरीके अदम एतमाद लेंगे, सूरत हाल होगी ना। नहीं, यही अच्छा, दुश्मन कोई सरहदों की तरफ नहीं बढ़ रहा है। दुश्मन जो है वो अंदर से तखरीब कारी करना और नफसियाती जंग करना उसके हरबे हैं। नफसियाती जंग और अंदर तखरीब कारी, ठीक, और उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान बड़ा उसका अहम रोल है तखरीब कारी में, और उसको रोका भी नहीं जा सकता। तालिबान उसे रोकना चाहते ही नहीं हैं, रोकना चाहें तो रोक सकते नहीं हैं। और आज भी कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए पेश हुए, बिल्कुल वो हमले का ख़तरा नहीं है। तहरीक अदम एतमाद अगर लानी हो तो सेनेट में लाए ना, जहाँ उनकी ऑलरेडी मेजॉरिटी है, वहाँ नहीं ला सकते तो कौमी असम्बली में कैसे लाएंगे? ये बात किस तरह काबिल फ़हम है? एक चकमा है जो पीपल्स पार्टी देती है नून लीग को, और नून लीग मजबूर है, क्या कर सकती है तनहा। वो पंजाब में कैसे है भाई? चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर साथ हैं और आज़ाद अरकान अगर साथ हैं तो कैसे आ सकती है अदम एतमाद की तहरीक? यहाँ देखिए ना, 148 तो उनके अपने अरकान हैं और अख्तर मैंगल के अरकान हैं, तो अपोजिशन के तो अरकान के सिवा किसी ने वोट नहीं दिया है। ठीक,
ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है हारून साहब के ऑपोजिशन के पास वैसे अभी कोई प्लान मौजूद नहीं है, सिर्फ हुकूमत को थकाने की कोशिश कर रही है ज़हनी तौर पर। नफसियाती माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, उसका हराबल दस्ता है अखबार नवीस जो उनके हामी हैं, लेकिन वो भी अपना जवाबी तौर पे उतना ही नफसियाती दबाव उन पर डालते हैं। वो कहते हैं शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे, और जाहिर है शहबाज शरीफ सब क्या जवाब देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जवाब तो उनके पास है नहीं। सही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का उन्होंने कहा आ जाएंगे, जावेद लतीफ़ ने कहा कि मैं आपको यकीन से कहता हूँ वो आ रहे हैं। अयाज सादिक साहब ने उससे भी बड़ा दावा किया, मेरी मुस्कुराहट क्या कह रही है। सुभान अल्लाह, आपकी मुस्कुराहट और आपके चेहरे के तसुरात से मुस्तकबिल की सियासत का अंदाज़ा लगाया जाएगा। वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, एक नफसियाती दबाव का हरबा था। वो कैसे आ सकते हैं वापस? वो वापस इन हालात में अगर आएंगे जब तक यकीन दहानी ना हो तो सीधे जेल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हारून साहब, शेख रशीद साहब ने भी कह दिया है कि उन्होंने आना है, आए, नहीं आना ना आए, मगर ये कंफर्म बात है कि चारों शरीफ जो हैं वो सियासत से माइनस हो गए हैं। नहीं, ये कैसे माइनस हो गए? नून लीग एक रियलिटी है पॉलिटिक्स में, माइनस क्या गए? शेख साहब का क्या है, कुछ भी कह सकते हैं। वो तो देखे ना, प्रोपेगेंडे की जंग है, उसमें दोनों तरफ से पॉइंट स्कोरिंग होती है और ऐसे बयानात दिए जाते हैं जिनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं होता। माइनस कैसे हो गया? माइनस तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे नाअहल करार दिया नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को भी फ़र्ज़ कीजिए नाअहल करार दे दे और उनकी ज़मानत मनसूख हो जाए मरियम की, तो अभी तो अदालत में जाना है और उसमें ये फैसला होना है कि क्या ताहयात नाअहली जो है वो बरकरार रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। अगर ख़त्म हो जाती है तो नवाज शरीफ साहब उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी बहुत से गैर मुतवक्को वाक़यात हो सकते हैं, ये मैं नहीं कहता कि ज़रूर होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। हुकूमत जैसे जैसे अनपॉपुलर होती जाती है उस तरह हादसात बढ़ जाते हैं। परवेज़ खटक साहब का नहीं देखा आपने मामला क्या हुआ? वो भी गैर मुतवक्को, यानी वो कहता मैं सिगरेट पीने के लिए गया था, कभी आपने सुना है क्या? नहीं मुतवक्को नहीं था, गैर मुतवक्को था। वो देख पेशेंस अब लूज़ कर रहे हैं ना, वो तो समझते हैं कि भाई देखिए 33 सीटें थी तो 65 मेरी वजह से हुई हैं। खान साहब समझते हैं मेरी वजह से हुई हैं, लेकिन उस वक्त हकीकत तो यह है कि लोग अपोजिशन से उकताए हुए थे, उन्हें आजमा चुके थे। पहली बार पख्तूनख्वा में ये हुआ कि कोई पार्टी 2 दफ़ा जीती, लेकिन अब बल्दियाती इलेक्शन में आपने देख लिया उसका नतीजा क्या निकला। ऑब्वियसली जो अरकान असम्बली हैं वो परवेज़ खटक हो या दूसरे हो, वो परेशान है। फ़र्क यह है कि परवेज़ खटक ने कह दिया, लेकिन कहने का उसलूब ठीक नहीं था। मतलब ये बजाय वो ये कहते अगर कि जी हुकूमत अनपॉपुलर हो रही है गैस न मिलने की वजह से, और ये उन्होंने कहा पख्तूनख्वा में गैस नहीं है, तो पंजाब में कहाँ गैस है, सिंध में कहाँ गैस है, बलूचिस्तान में कहाँ गैस है? मैं तो आज सुबह 10 बजे खाना गर्म करने के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश की तो नहीं जला। तो वो हर कहीं भी नहीं है। उसको सलीके से कहते हैं कि भाई इस पर जो भी हो सकता है वो करें, वरना ये लोग वोट नहीं देंगे। फिर उनका मैं सिगरेट पीने के लिए गया था और शहबाज गिल ने कहा कि वो चाय पीने के लिए गए थे। कैबिनेट के इजलास है, कौन उठ के जाता है चाय पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए? सही सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, लेकिन हारून साहब आप भी ये देख रहे होंगे कि हम्माद अजहर साहब के साथ इख्तलाफात पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। पहले सिंध के अंदर से 3 जो रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी एक ख़त लिखा, ख़त तहरीर किया हम्माद अजहर साहब से इख्तलाफात के बारे में। इमरान इस्माइल साहब ने किया। परवेज़ खटक साहब का भी मामला हम्माद अजहर साहब से मुतालिक है। हम्माद अजहर ने कहा कि जो आपने तजावीज़ दी थी उस पर अमल किया जाएगा। हम्माद अजहर क्या कर सकते हैं? अगर गैस नहीं है तो वो कहाँ से गैस ले आएँ? भाई जो भी पॉलिसियाँ हैं और जो भी उसके नताइज हैं उसके वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार है और बसीत मजमूई पार्टी ज़िम्मेदार है। हम्माद अजहर का इससे क्या ताल्लुक़ है? ठीक है, क्योंकि हारून साहब वो मिनिस्टर है ना, वो मिनिस्टर है, इसीलिए सवाल भी उनसे करते हैं, पार्टी के अंदर हो या पार्टी से बाहर हो। वो गैस तो है नहीं ना, तो हम्माद अजहर साहब कहाँ ले आए? गैस के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, चंद बरस में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपको बिजली के चूल्हे पे खाना पकाना होगा या लकड़ियों से जलाना होगा या जो भी करना होगा। और पाकिस्तान उन 2-3 मुल्कों में से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता कि ज़्यादा मुल्कों में पाइपलाइन के ज़रिए गैस फराहम कहीं नहीं की जाती, सिलेंडर्स में ही होती है। सारी दुनिया में सिलेंडर से ही खाना पका करेगा। वो चंद बरस हैं
उसके बाद गैस नहीं होगी पाइपलाइनों में। ठीक है, चलिए हारून साहब, अब एक और अहम मामला है, चंद दिन बाकी रह गए हैं। पीपल्स पार्टी ने जो ऐलान किया था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, उनके अपने के इस वक्त क्या हालात हैं? कुछ बातचीत आपकी हो सकी वहां पर? क्या हालात हैं? जमात इस्लामी का एहतजाज कहां तक पहुंचा? क्योंकि वो तो अब लाहौर, इस्लामाबाद की सड़कों पर नजर आएगी पीपल्स पार्टी। ओ खाक नज़र आएगी पीपल्स पार्टी लाहौर इस्लामाबाद की सड़कों पे। कहाँ से वो लोग अपने ट्रेन में पैसे दे के ले आएंगे? भाई वो घर में उनके हंगामा बरपा है और किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है? यानी मुस्तफ़ा कमाल चले गए जमात इस्लामी के मुजाहरे में। इस दफ़ा तो इनिशिएटिव जमात इस्लामी ने लिया जी। मुस्तफ़ा कमाल साहब तो मुसलसल कर रहे थे लेकिन धरना तो उन्होंने दिया। अच्छा, उन्होंने MQM ने भी को तायद कर दी उनका मुतालबा, और मुतालबा है ही ऐसा, सब उसकी तायद करेंगे। वो तो सिटी शहरी इलाकों से बिल्कुल इरेडिकेट होने का ख़तरा है पीपल्स पार्टी का, और दही सिंध में भी उनमें इससे नुकसान पहुंचेगा। तो वो ओवरऑल मुल्क में तो बहुत और अनपॉपुलर हो जाएगी इस वाक़े के बाद। भाई पंजाब में इख्तियारात मिलेंगे, बलूचिस्तान में मिलेंगे, पख्तूनख्वा में मिलेंगे और सिंध में नहीं मिलेंगे, ये कैसे हो सकता है? और कराची तो बल्दियाती इदारे के बगैर गवर्न कभी हो सकता ही नहीं है। उसमें सिर्फ 2 दफ़ा तरक्की हुई है, यानी ऐसी तरक्की विजिबल थी जिसको अप्रिशिएट किया गया, एक नेमतुल्लाह खान के दौर में, एक मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, इसलिए कि बल्दिया के पास इख्तियारात थे, वफाकी हुकूमत की पुष्ट बनाई थी, और बजट जो है उस वक्त जितना था अब उतना भी नहीं, हालांकि इन्फ्लेशन के हिसाब से तो उसे 3 गुना ज़्यादा होने चाहिए। सही, ठीक है, ठीक है। अपना सूबा तो वो गवर्न नहीं कर पा रहे हारून साहब, मगर बिलावल भुट्टो को तो वो वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, पूरे मुल्क पर रूल करने की बात कर रहे हैं। वो तो बाज वो कई दफ़ा आपसे अर्ज़ किया है, ये बचगाना बातें हैं। बिलावल भुट्टो में इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पॉपुलैरिटी के। पीपल्स पार्टी बतौर पार्टी के रिजेक्ट हो चुकी है हर कहीं, सवाए दही सिंध के डाइल्यूट हो चुकी है, और ये कारनामा उनके वालिद ग्रामी ने अंजाम दिया। पीपल्स पार्टी का कोई चांस दूर दूर तक नज़र नहीं आता। कभी कभी बिलावल तकरीर अच्छी कर देते हैं, मसलन ये इस दफ़ा उन्होंने जो तकरीर की वो ठोस पॉइंट्स है, शहबाज शरीफ साहब की तरह सिर्फ रिटारक नहीं था, लेकिन सिर्फ तकरीर से तो कुछ नहीं हो सकता ना। क्या उन पर एतमाद है? पंजाब के लोग उन पर एतमाद करेंगे, पख्तूनख्वा के करेंगे, बलूचिस्तान में तो वैसे ही हमेशा मुनकसम रहता है और वहाँ इंडिविजुअल्स जीतते हैं, कबायली सरदार जीतते हैं। ठीक है, बेसिकली कोई चांस नहीं, कोई सवाल ही नहीं पता। ठीक है, बल्दियाती कानून से मुतालिक सिंध के अंदर एहतजाज चल रहा है अरुण साहब, तो आपको क्या लगता है कि क्या इत्तेहादी इमरान खान साहब के जो हैं वो बल्दियाती इलेक्शन में इमरान खान साहब का साथ देंगे या अलग अलग लड़ेंगे सारे? अभी वो तो जब वक्त आएगा देखा जाएगा। सौदेबाजी होती है, अगर उनकी बात मानेंगे, उन्हें अकोमोडेट करेंगे तो उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन ये कि मुझे लगता है इस दफ़ा वोटिंग बहुत कम होगी, बहुत कम लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, इल्ला ये कि ये तहरीक ज़ोर पकड़ जाए और वो कोई शक्ल इख्तियार कर ले। और मेरा ये ख्याल है कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देना ही पड़ेंगे सिंध में फाइनली, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जजों की बहाली को जरदारी साहब ने रोकने की कितनी कोशिश की थी, यहाँ तक कह दिया था कि वादा तोड़ने में क्या हर्ज है, वादा कोई कुरान हदीस होता है, लेकिन बहाल करना पड़ा था ना। अगर ये तहरीक दौर पकड़ गई जिसका इम्कान है तो कुछ ना कुछ उन्हें करना पड़ेगा, कुछ इख्तियारात देने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है हारून साहब, ये हमारी पूरे मुल्क की सियासत की जो बिगड़ी हुई शक्ल है, आपको क्या लगता है कि ये खराबी कहाँ पर है? हमारे लीडरों में कमी है कोई, हमारे निज़ाम में खराबी है? अगर निज़ाम में खराबी है तो इसका मुतबादिल क्या है? भाई जमहूरी सियासी जमातें जिनका एक वादे मंशूर हो, संजीदगी के साथ काम किया जाए, टैक्स कलेक्शन कैसे बेहतर होगी, सिविल सर्विस कैसे बेहतर होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी, ज़राअत को कैसे जदीद किया जाएगा, और जो ज़रूरी तकाज़े हैं उन पर काम किया जाए, और पार्लियामेंट पॉलिसियाँ बनाए। पार्लियामेंट क्या है? रिटॉरिक है, नारेबाजी है, ये पार्लियामेंट है, इसको पार्लियामेंट कहते हैं। कोई संजीदा काम यहाँ होता है? तो बाकी निज़ाम बदलने का जहाँ तक सदारती निज़ाम की बात है, मैं बहुत पुरजोश शामी हूँ सदारती निज़ाम को। मुसलमानों को जो मिजाज है उसमें सदारती निज़ाम ही सूट करता है, एक लीडर होने चाहिए। इस वक्त तो और भी तमाशा है ना, 2 लीडर हैं, एक लीडर है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि पहले तो एक लीडर होना, 2 लीडर नहीं होने चाहिए।
यानी इस्टेब्लिशमेंट भी है और वज़ीर आज़म भी हैं। आज मतलब हालात की पेचीदगियाँ यहाँ ले आई हैं मुल्क को। मुझे सदारती निज़ाम का मैं बहुत पुरजोश हामी हूँ, मुसलमानों को यही साजगार है, लेकिन वो आसमान से नाज़िल होगा। भाई पार्लिमानी निज़ाम का वही मामला है जो कालाबाग डैम का है। भाई उस डैम में कतन कोई पहलू ऐसा नहीं है जो नुकसानदेह हो। 1 अरब यूनिट सस्ती बिजली पैदा होगी, सैलाबों का ख़तरा कम हो जाएगा। लेकिन जब एक दफ़ा एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है जो कि गलत तौर पे डेवलप किया गया, जो तो हो जाता है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सदारती निज़ाम अगर छोटे सूबे मानते हैं, कराची के लोग भी मानते हैं, देही सिंध के भी मानते हैं, 100% नहीं कभी इत्तफाक राय होता, लेकिन मेजॉरिटी मानेंगी तो फिर आएगा ना। उसके लिए कौम को एजुकेट करना होता है, राय अम्मा हमवार करनी होती है, दानिश्वर ये काम करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। अभी तो इनका काम ये है, रात एक मैंने ट्वीट किया कि बेनज़ीर अपना सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, वो मोहतरमा मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ मोदी के ख़िलाफ़ बयान क्यों नहीं देते? इतना जुल्म हो रहा है इंडियन मुसलमानों पे, आगे चल के बात करते हैं कैसी खौफनाक रिपोर्टें आ रही हैं। तो उस पर गालियों की ऐसी बौछार हुई कि मुझे पता चला कि नून लीग का मीडिया सेल बाजी ले गया। ऐसी गंदी गालियाँ, ये है कारोबार सियासत के। एक सवाल किया जाता है भाई आप बयान क्यों नहीं देते इस पर, तो गंदी गालियों की बौछार, ये इनका हाल है। ये सब मरेंगे, पॉलिटिकली स्पीकिंग सब मरेंगे, इसलिए कि जब लीडर पर रिटारिक पे आ जाएं और पॉइंट स्कोरिंग पे आ जाएं और कोई काम ना करें तो उसका नतीजा ख़राब निकलता है। ये सब जाएंगे, नई लीडरशिप उभरेगी, लेकिन एक प्रोसेस में उभरेगी। अगर मसनूई तौर पे लाई जाएगी तो नाकाम हो जाएगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल हारून साहब, फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। सदारती निज़ाम आप कह रहे हैं, आप बड़े पुरजोश शामिल हैं, मुझे ज़रा ये क्लियर कीजिएगा कि ऐसा क्या है सदारती निज़ाम में कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अगर ये निज़ाम नाफिज किया गया या लाया गया तो फिर यकजहती को नुकसान होगा, मुल्क की यकजहती को नुकसान होगा? ओ भाई वो कुछ भी कह सकते हैं। वो उन्होंने मुराद अली शाह ने ये नहीं कह दिया था कि फिर हम और सोचेंगे, यानी इशारा ये दिया था कि सिंध की अलहदगी के बारे में भी हम सोच सकते हैं। वो इस तरह की बातों पे न जाएं, कोई मुल्क को नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, सिर्फ एक इत्तफाक राय से, यानी एक मिनिमम इत्तफाक राय, 100% तो कभी होता ही नहीं है, उसके बगैर आप निज़ाम नहीं बदल सकते। इस निज़ाम को नहीं आप चला पा रहे, इस आइन पे अमल नहीं हो रहा, तो सदारती निज़ाम आप ले कैसे आएंगे? ताकत से तो नहीं ऐसी चीज़ें होती, ऐसी चीज़ें दलील से होती हैं और राय अम्मा हमवार करने से होती हैं। ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ अभी चलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और कातिल की बात कर लेते हैं हारून साहब, वो है कोरोना, जिसके 5वीं लहर आ गई है। अवाम मानने को तैयार नहीं है। मजमुई हलाकतें 7 हैं 24 घंटों के अंदर, मगर अब तक जो है 29,000 लोग मर चुके, मगर मास्क पहनने को कोई तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान खुद आकर उनके चेहरों पर मास्क नहीं चढ़ा रही। ये नहीं 22 करोड़ की एक फौज हो और वो 22 करोड़ आदमियों को मास्क पहनाए ऐसे, या कम से कम ये 1 करोड़ की कोई का लश्कर, तमाम सरकारी मुलाजम जो हैं उनको निकाल दिया जाए, तमाम कारोबार हुकूमत बंद हो जाए, वो हर घर पे दस्तक दें, हर घर के अंदर कैमरे लगाएं। भाई ये काम तो आपको खुद करना है और ये कोई काम ही नहीं है। यानी आपको मास्क पहनना है अब, और 10 रुपए का मास्क है, वो आप ख़रीद के पहन सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि किसी को कोई परवाह नहीं है, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। हुकूमत की परफॉर्मेंस इसमें बहुत अच्छी है, और चीज़ों में ख़राब है, मगर कोरोना में तो परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है। जब आप नहीं पहनते, कल पहली बार परसों मैंने एक साहब आए, उन्होंने कहा मैं बनाना चाहता हूँ सेल्फी, मैंने कहा नो क्वेश्चन, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, इसलिए एक कौम को सेल्फी बनाने का इतना शौक़ है, ज़ाहिर है मास्क के साथ तो नहीं बन सकती, सेल्फी बनाने का इतना शौक़ है कि भाई कोरोना हो जाए किसी को। अच्छा, मैच हो रहा है क्रिकेट के जी 27 जनवरी को कराची में, जहां रेट है 29% दुरुस्त। और फिर लाहौर में जो जहां सबसे ज़्यादा है, लाहौर में वैसे 5% है, मुझे समझ नहीं आई, 10% था कल, आज 5% कैसे हो गया? 12 आज का फिगर यही है। तो मैच हो रहे हैं जी क्रिकेट के, भाई लाखों आदमी इसका शिकार हो सकते हैं। क्रिकेट होनी चाहिए, बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन इस कीमत पर, इंसानी ज़िंदगियों की कीमत पर
ये कोई बात समझ में आने वाली है? सही, ठीक है। सिंध हुकूमत से हारून साहब, एक तो मुतालबा ये किया जा रहा है कि जिस तरह से आपने भी बताया 29% वहाँ पर मुस्बत केसेस की शरह है, तो वहाँ पर कोई लॉकडाउन का सिलसिला होना चाहिए। इस मामले में गवर्नमेंट तो बिल्कुल पीछे हट गई है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। वो करना ही पड़ेगा। अल्लाह न करे कि हमारा, खुदा करे कि हमारा अंदाज़ा गलत साबित हो जाए, लेकिन कराची में जिस तरह जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, मुराद अली शाह साहब ने क्या फरमाया जरा, मैं तो हैरत ज़दा रह गया कि हम निगाह रखे हुए हैं। इतना छोटा सा मसला होता है, वो धमकी देते हैं विफाक को और ऐसी संगीन जुबान इस्तेमाल करते हैं कि आदमी हैरत ज़दा रह जाता है। और इस पर सिर्फ निगाह रखे हुए हैं। ओ खुदा के बंदो, जो कर सकते हो ये ठीक है, करना तो आम आदमी है, वो कोशिश तो करो, वरना आप स्मार्ट लॉकडाउन नहीं, इस दफ़ा कराची को शायद मुकम्मल तौर पे बंद करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, बिल्कुल अल्लाह अगर लोग एहतियात करें तो नहीं होगा, लेकिन मीडिया को चीखना चाहिए इस पे। हर प्रोग्राम में कम से कम हर आदमी को एक दफ़ा ज़रूर कहना चाहिए, सही है, खुदा के बंदो अपनी जान की तो हिफाजत करो। बिल्कुल ऐसे ही है हारून साहब। वहाँ पर तो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल है कि कराची की जो सिंध की वज़ीर सेहत हैं, वो तो ये बात कर चुकी हैं कि हमारे पास अस्पतालों में जगह नहीं बनेगी अगर इसी तरह से इसी तर्ज पर केसेस आगे बढ़ते रहेंगे। मुश्किल में आ जाएगा कराची, मुश्किल में आ जाएगा सिंध। चलिए एक और मुश्किल है में क्या, किसी अस्पताल के सेन में जगह नहीं रहेगी अगर ये सूरत। देखिए ना, WHO की रिपोर्ट ये है कि 75 करोड़ में से 50% यानी 37.5 करोड़ लोग यूरोप के इसका शिकार हो सकते हैं। ब्राज़ील में सूरत हाल ख़राब है, भारत में ख़राब है, अमेरिका में ख़राब है, बरतानिया में ख़राब है, फ्रांस में यही सूरत हाल है। यूरोप तो इसमें बह जाएगा बिल्कुल बहुत बुरी तरह। और चीन में भी बहुत अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम तवक्को कर रहे थे। तो ये तो तमाम बनी नौ इंसान ख़तरे में है। 55 लाख अमवात हो चुकी हैं और सिर्फ आज का फिगर पाकिस्तान का जो है वो 3567 है, 3567 लोग, और दुनिया में है कोई मेरा ख्याल 7 लाख है शायद। दुनिया भर में जो मुतासरीन है, दुनिया भर के मुतासरीन हारून साहब 27 लाख से ज्यादा है। जो दुनिया भर में मुतासरीन है 27 लाख से ज्यादा है, वो 27 लाख है। सारी मेरे जहन में नहीं था सही फिगर। ठीक है, एक और भी मसला है हारून साहब जिससे सर उठाया है। कुछ दिन पहले खुसरो बख्तियार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दीगर वज़रा के साथ मिलकर यूरिया खाद के हवाले से कि चाइना से हम लोग दरामद कर रहे हैं, मगर बहरान तो आ गया, किसान तो परेशान है। अब होगा क्या हारून साहब? गंदम की फसल भी मुतासिर होगी। देखिए, वो फ़खर इमाम साहब से उनकी मीटिंग हुई, उसका तो एक अच्छा फैसला उन्होंने किया। 3,42,000 बोरियां रोज़ाना फ़रोख्त के लिए आ रही थी मार्केट में, वो कर दी 4,40,000। मसला तो आपको पता है कैसे पैदा हुआ? ज़ख़ीरा अंदोज़ी से पैदा हुआ और स्मगलिंग से पैदा हुआ। स्मगलिंग के बावजूद क्राइसिस संगीन ना होता, बहुत बड़ा नाम ही होता अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी लोग न करते। अब इमरान खान साहब ने कहा है बहुत नरम से लहजे में कि वो जाओ ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उसकी निगरानी की जाए, उसका जायज़ा लिया जाए। भाई जायज़ा क्या लिया जाए, कम अज़ कम एक डिस्ट्रिक्ट में तो आप छापे मार के सबको पकड़ लेना, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जितनी उनकी ज़रूरत की है उससे रखी हुई है, उससे 2-4 बोरियाँ ज़्यादा भी रखी हुई हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी ने हज़ारों बोरियाँ रखी हुई हैं, स्मगलिंग पे भी अब जाके तवज्जो देनी शुरू की है, 65,000 बोरियाँ रुकी हैं। तो अब आ जाएगी चीन से इंशाल्लाह जल्दी। और चूँकि 5 लाख एकड़ ज़्यादा काश्त की गई है, इसलिए उम्मीद है कोई बड़ा क्राइसिस तो नहीं होगा, होगा तो छोटा मोटा मसला होगा। लेकिन बहरहाल ये रियासत की रिट का हाल है, दुनिया को फतह करना चाहते हैं। वो सिकंदर आज़म का बाप जो था उसने दुनिया को फतह करने का मंसूबा बनाया था, किया तो सिकंदर आज़म ने। तो एक दिन रात को वो एक बादा खाने में एक मेज़ से उठा और दूसरी मेज़ तक पहुंचने से पहले लड़खड़ाया और गिर के मर गया। तो सिकंदर ने कहा ये वॉज ए यंग बॉय, उसने कहा ये वो आदमी है जो दुनिया को फतह करना चाहता था, आज एक मेज़ से दूसरी मेज़ तक नहीं पहुंच सका। सही। तो भाई हालत आपकी ये है, दावे आपके इतने बड़े बड़े, आप उनको दोहराते हुए भी कोफ्त होती है, और आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ज़ख़ीरा अंदाज़ों को नहीं पकड़ सकते आप। बिल्कुल सही बात है हारून साहब। मैं आगे बढ़ती हूँ, क्रिप्टो करेंसी पर भी बात करनी है, मगर एक सवाल बड़ा अहम था जो मैं चाह रही थी आपसे पूछ लूँ, कोरोना के हवाले से था। एतजाज़ एहसन साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया हारून साहब एक लेबॉर्ट्री के ऊपर कि जी फलाने रोड पे एक लेबॉर्ट्री है बहुत बड़ी है,
उसने नवाज शरीफ साली रिपोर्ट्स बनाई थी। ये एतजाज साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एतजाज एहसन। जाली रिपोर्ट है, जाली रिपोर्ट बना सकती है कोई ऑनरेबल अदारा, वो और उसका नाम ले सकते हैं आप, चुगताई लेबॉर्ट्रीज। देखिए 3 अदारे हैं, छोटे अदारे भी बहुत अच्छे, बहुत सारे हैं। यहाँ पिंडी में एक अदारा बहुत अच्छा है, उसका नाम मैं याद करने की कोशिश करता रहा, मुझे याद नहीं आया। आगा खान लेबॉर्ट्रीज, शौकत खान लेबॉर्ट्रीज और चुगताई लेबॉर्ट्रीज, ये मिसाली अदारे हैं। और चुगताई लेबॉर्ट्रीज में दयानतदारी का ये आलम है, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि कितनी ही बड़ी सिफारिश क्यों ना हो, किसी ने बैरून मुल्क सफ़र करना हो कि रिपोर्ट बना दें, वो कहते सवाल ही नहीं पैदा होता। रिपोर्ट एयरपोर्ट पर बनेगी, वहाँ जाएँ वहाँ, और एयरपोर्ट पे जो उन्होंने बंदोबस्त किया उससे एक धेले की आमदन नहीं है, लेकिन उन्होंने किया। और वेलफेयर में देखिए डॉक्टर अमजद साकब साहब और डॉक्टर अदीब रिजवी जैसा उनका मिजाज है, $5 लाख मुझे मालूम है उन्होंने दिए थे जब कोरोना शुरू हुआ था। फिर मैंने उनसे कहा, मेरे जानने वाले हैं कि भाई अखुवत वाले बड़ा काम कर रहे हैं और अदारे काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कई 1 करोड़ रुपये तो अखुवत को दिया था, शायद और भी कुछ दिया, अपने स्टाफ को प्रोटेक्शन दी, उनके वालिदैन को दी, 25 कमरे उसके लिए वक्फ कर दिए। तो एतजाज एहसन साहब को चूँकि मालूम नहीं है और ज़हीन आदमी हैं, बाद वक़्त ज़हीन आदमी अपनी कुव्वत मुतख़य्यला से एक दुनिया तख्लीक कर लेते हैं। उन्होंने कहा इतनी बड़ी बिल्डिंग यूँ ही तो नहीं बन जाती, वो बिल्डिंग बने तो एक ज़माना गुजर गया, उसका इन रिपोर्टों से क्या ताल्लुक है। ठीक, चलिए। तो उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये उनके शायान शान नहीं है कि इस तरह किसी पर इल्ज़ाम लगाए। ठीक है, चलिए एक ब्रेक की तरफ अभी चलते हैं। जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम के बारे में कह दिया था, कल कोई डॉक्टर अदीब रिजवी के बारे में कह देगा, ईदी फाउंडेशन के बारे में कह देगा। ये वो अदारे हैं जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, इनके बारे में मोहतात होने चाहिए। ये एतजाज एहसन साहब के शायान शान नहीं है कैसी बात करें। ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो मुल्क की जो पहली कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा कर दिया गया है, इसका मकसद क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके दीगर अहम नकात के ऊपर भी अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अदनान आदिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच अदनान आदिल साहब। अदनान आदिल साहब, मुझे ये बताएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा तो कर दिया है, मगर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत क्या थी जो इसका इजरा किया गया और इसका मकसद क्या है? देखें, जो हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ या दिफा है या हमारी सलामती है, उसके तकाज़े क्या हैं और हमारी सिमत क्या है, हम क्या करना चाहते हैं बहैसियत कौम, इसको एक सिक्योरिटी पॉलिसी कहा जाता है कि इन तमाम बातों का जो अहाता करे। वैसे तो तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर, अखबारात में बहस होती रहती है कि हमारे कौमी मसाइल ये हैं। आप भी अभी थोड़ी देर पहले हारून साहब से बातचीत कर रही थी, तो तकरीबन इन्हीं बातों के ऊपर आप लोगों की बातचीत चल रही थी, इन्हीं पहलुओं को आप लोग इनका अहाता कर रहे थे। लेकिन ये कि सरकारी सतह पर उसको एक जामे और मरबूत अंदाज में दस्तावेजी शक्ल दी जाए और बताया हुकूमत ओन करे, ये कभी नहीं हुआ। तो अब हुकूमत ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, एक दस्तावेज़ बनाई है जिसमें बताया है कि पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के ये तकाज़े हैं, ये हमारे रहनुमा असूल हैं जिनकी रोशनी में हम अपने मुल्क का, अपनी आवाम का, अपनी कौम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ये चीज़ें जो हैं उनकी सलामती के लिए ज़रूरी हैं। तो इसलिए इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी और दुनिया बदल रही है। आपको पता है नई दुनिया के नए तकाज़े हैं, डिजिटल दुनिया हो गई है, 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है। तो इन सब बातों को पेश नज़र इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी और ये अब इसको एक मजबूत अंदाज में पेश कर दिया गया है। अब इसमें देखिए एक अहम बात यह है कि फ़ौज तो हमारे मुल्क का दिफा करती है, आपको उसमें बर्री फ़ौज भी है, फ़ज़ाइया भी है, बहरिया भी है। हम जदीद तैयारे ख़रीद रहे हैं, J-10 है, हम नए अब्दुज़े ख़रीद रहे हैं, बर्री फ़ौज के पास नए टैंक आ रहे हैं, असलहा आ रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ ये सब चीज़ें ही काफ़ी हैं हमारी सलामती के लिए? अब सोवियत यूनियन इतनी बड़ी ताकत था, दुनिया की सुपर पावर था, लेकिन वो टूट फूट का शिकार हो गया क्योंकि उनकी मईशत कोलैप्स कर गई थी। तो कहीं हम उस सिमत में ना चल पड़े। फिर आप देखिए कि लीबिया के साथ क्या हुआ, एक खुशहाल मुल्क था, वो खाना जंगी का शिकार होकर तबाह हो गया। शाम के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसी तरह यमन में खाना जंगी है, तो दुनिया के कई मुल्क हैं, इथोपिया में आजकल खाना जंगी हो रही है। तो हम जो हैं वो सिर्फ फ़ौज ही जो है वो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा नहीं कर सकती, उसके साथ साथ मईशत का मजबूत होना भी ज़रूरी है। मुल्क के अंदर यकजहती का होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि 1965 में जंग हुई तो हम बहुत छोटे थे,
बहुत पसमानदा थे, इंडिया बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन हमारी कौम यकजा थी, एक कौम थी, उसने उसको शिकस्त देकर अपना दिफा कर लिया, क्योंकि यकजहती थी। 1971 में यकजहती नहीं थी तो हमें सदमा उठाना पड़ा और एक मुल्क का एक हिस्सा हमसे अलग हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारी तारीख में भी सबक पोशीदा है कि मुल्क की जो अवाम है उसकी यकजहती होना बहुत ज़रूरी है मुल्क के दिफा और सलामती के लिए। तो इस डॉक्यूमेंट में उस पहलू पे भी बात की गई है कि यकजहती कैसे पैदा की जाए और माशी सिक्योरिटी को कैसे मुमकिन बनाया जाए। एक बड़ा एतराज, बिल्कुल, एक अदनान आदिल साहब, एक बड़ा एतराज़ आता है हमेशा इस वक्त जो हालिया हमारी सिचुएशन है सियासत को लेकर, जो सूरत हाल है, उसमें एतराज़ हमेशा अपोजिशन करती है, अपोज करती है हुकूमत के फैसलों को, हुकूमत के मामलात को। इस डॉक्यूमेंट के लिए, इसकी तरतीब के लिए क्या अपोजिशन को एतमाद में लिया गया या लिया जाना ज़रूरी था या नहीं लिया गया? देखिए, इस डॉक्यूमेंट की तैयारी के लिए कह रहे हैं कि 7 साल से काम जारी था। 600 से ज़्यादा मीटिंग्स की गई दानिश्वरों, असातिज़ा और मुल्क के जो ऐसे तबकात हैं जो कंसर्न सिटीजन्स हैं। अपोजिशन की जहाँ तक बात है, उन्होंने कहा कि हम कौमी असम्बली की कमेटी में प्रेजेंटेशन करते हैं, तो अपोजिशन ने वो प्रेजेंटेशन लेने से इनकार कर दिया। ये मुहिद यूसुफ साहब का दावा है। सेनेट में अलबत्ता उन्होंने प्रेजेंटेशन की और वो कहते हैं कि वहाँ पे इसे सराहा गया। अब भी ये तो बात सही है कि अपोजिशन इसमें शरीक नहीं हुई, लेकिन अब डॉक्यूमेंट आ गया है, ये कोई फाइनल चीज तो नहीं होती। अपोजिशन इस पर अपना इनपुट दे, इस पर डिबेट करे, कौमी असम्बली में करे, बाहर करे, कोई रिटन फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट लेकर आए तो इसमें मजीद तब्दीलियां, तरमीम हो सकती हैं और इसको बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल 30 सेकेंड है अदनान साहब, बिल्कुल जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या इसके ऊपर अमल भी हो सका? आ तो गई, अमल हो पाएगा इसके ऊपर? हाँ, ये मुझे भी शक है कि पता नहीं अमल हो सकेगा कि नहीं, क्योंकि ये सब वो बातें जो हम पहले से जानते हैं कि मसलन ये कि मईशत को मजबूत बनाया जाए, बरामदात को बढ़ाया जाए, तालीम को फ़रोग़ दिया जाए और औरतों के हकूक़ को फ़रोग़ दिया जाए और आबादी को कंट्रोल किया जाए, माहौलियात के मसाइल को हल किया जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद ठीक तरह से अभी उम्मीद यही करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये डॉक्यूमेंट तो सामने आ गया, अब इसके ऊपर अमल भी होगा। अदनान साहब, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हारून साहब, मेरे देखने वालों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।